तो एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। कल इसको स्टार्ट कराने की सोच रहे थे, लेकिन कल क्या हुआ कि कोई आ गया था, तो जिसके कारण मुझे ये सेकंड क्वेश्चन तक ही छोड़ना पड़ा। तो आज एक काम करेंगे, 6.3 को मैं आपको वापस से करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल मैंने इसका बेसिक कराया था, इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ाया था। तो अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो बेसिक ज़रूर पढ़ लेना, नहीं तो ये एक्सरसाइज आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक, देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। आपको बहुत सारे जोड़े दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन है, 6 जोड़े दे रखे हैं आपको। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन से जोड़े समरूप हैं, मतलब कौन से त्रिभुज समरूप हैं, ये पता करना है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। मान लो कि ये दोनों त्रिभुज आप चेक कर रहे हो और ये दोनों आपके समरूप आ जाते हैं, है ना। समरूप आने के बाद इस कसौटी का नाम भी लिखना है जिस कसौटी की मदद से आपने इनको समरूप किया है। मैंने आपको 3 कसौटी लिखवाई थी, एंगल एंगल, साइड और साइड साइड साइड। ये 3 कसौटियाँ लिखवाई थी। और एंगल एंगल का एक और पार्ट था एंगल एंगल एंगल, तो उनमें से चाहे एक लिख लो, ठीक है। तो इन 3 कसौटियों का नाम भी लिखना है। जैसे अगर आप ये देखें, ये 2 त्रिभुज अगर आपकी समरूप आ जाती हैं तो आप इसका रीज़न देंगे कि भैया इनमें से कौन सा रीज़न है। और क्या करना है, साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। सांकेतिक रूप मतलब कि आपको इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। अच्छा, नाम लिखने में थोड़ा ध्यान देना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा कि कैसे नाम लिखा जाता है ना। सबसे मेन पार्ट ही यही है। जैसे मान लो ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गए, तो जब आप समरूप लिखोगे ना तो उसका नाम में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो आपको साथ साथ सब पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, तो इस फर्स्ट पार्ट में 2 त्रिभुज दे रखे हैं, एक है ABC, एक है PQR। आपको पता करना है कि क्या ये समरूप हैं या नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है, ये भी 80 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है। तो सिंपल सी बात है, एंगल 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 समरूपता कसौटी से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। आप चाहें तो इसमें एंगल 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 की बजाय सिर्फ एंगल एंगल समरूपता कसौटी भी लगा सकते हैं। मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर 2 त्रिभुजों में 2 संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं, लेट से ये दोनों कोण और ये दोनों कोण, सिर्फ 2 कोण भी बराबर हो जाते हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक बात है बराबर होगा, इसलिए, ठीक है। तो लिखना कैसे है वो देख लो। आप कहोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इन दोनों को चेक कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसका एंगल A बराबर है इसके एंगल P के। रीज़न दे देना, दिया है। मैं वैसे करा रहा हूँ जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। मान लो एग्ज़ाम में आकृति आ गई और आपसे कह दिया ये बताइए कि समरूप है या नहीं है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, वैसे करवा रहा हूँ, और वैसे ही लिखिएगा आप भी। अच्छा, ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, इससे थोड़े हाई लेवल के पूछे जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो एंगल B बराबर है एंगल Q के, ये भी आपको दिया है। तो 2 एंगल बराबर हैं, तो तीसरे लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर लिखना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अच्छा, अब नाम देने में ध्यान देखना। यहाँ पर मैंने नाम दिया ABC। अब पहले त्रिभुज का नाम तो आप कैसा भी दे दो, आपकी मर्जी है, चाहे इसको ABC कह दो, BAC कह दो, CBA कह दो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप दूसरे त्रिभुज का नाम दोगे ना, तो आपको पहले वाले को ध्यान रख के देना है। कैसे, जैसे मैंने इसका नाम ABC दिया, अब दूसरे वाले का नाम कैसे दोगे, भाई एंगल A के बराबर कौन सा एंगल है, आप देखोगे तो P है। तो अगर आपने यहाँ पे पहले A लिखा है तो यहाँ पे पहले P लिखोगे। जैसे B के बराबर कौन सा एंगल है, Q है, तो B की जगह Q लिखोगे। C के बराबर R है तो C की जगह R लिखोगे, है ना। अगर जैसे मान लो कि मैं इसको ABC ना लिखता, इसको मैं लिखता BAC, पहले त्रिभुज का नाम मैंने BAC दे दिया होता, तो इसका क्या नाम देता मैं, B के बराबर कौन सा एंगल है, Q है, A के बराबर कौन सा एंगल है, P है, C के बराबर कौन सा एंगल है, R है। तो इस तरीके से नाम देते हैं जब हम 2 त्रिभुजों को या तो हम सर्वांग सम दिखा रहे हों या समरूप दिखा रहे हों।
तब। वैसे तो आप त्रिभुज का नाम कैसा भी दे दो चलता है, यहाँ पर हम कैसा भी नाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी है। लेकिन जैसे ही अगर मैं दिखा रहा हूँ कि ये सर्वांगसम है या समरूप है, तब मुझे नाम में ध्यान देना होता है कि यार नाम प्रॉपरली लिखना होता है। ठीक है, अच्छा प्रॉपरली क्यों लिखना होता है, ज़रूरत क्या है, उसका आपको आगे पता चलेगा, अभी नहीं, आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इसका नाम लेने में ध्यान क्यों देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और वैसे क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो तो सेकंड पार्ट देखो इसका। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो अब की बार क्या है, एक त्रिभुज दी है ABC और एक त्रिभुज दी है PQR। हमें बताना है कि ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं है, समरूप है या नहीं है। सर्वांगसम और समरूप में अंतर है। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ का। कैसे बताएंगे वो देखो, इसका AB देखो AB और इसका QR देखो। तो अगर आप AB और QR का रेशो लेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि 2 ये है 4 ये है, भाग करोगे तो 1/2 ही आएगा ना। अच्छा, फिर आप BC का रेशो ले लेना PR के साथ, है ना, तो कितना आएगा, फिर वापस 1/2 आएगा, 2.5 ये है, 5 ये है ना। इसी तरीके से आप क्या करोगे, AC का PQ के साथ रेशो लोगे, तब भी क्या आएगा, 1/2। अब तीनों साइड्स के रेशो क्या आ गए, बराबर। इस साइड का इस साइड के साथ जो रेशो है वो बराबर आया इस साइड का इस साइड के साथ रेशो के, और ये बराबर आया इस साइड का इस साइड के साथ रेशो के। तो हमने साइड समरूपता कसौटी के बारे में पढ़ा था, उसकी मदद से मैं कह सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज हमारी समरूप है। समझ में आ गई। लिखना कैसे है वो देखो आप। हल, आप कहोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज। अच्छा एक काम करो, अभी यहीं पे इसका नाम थोड़ा ध्यान से दे लो। आप वैसे तो नाम कैसे भी दे सकते हो, यहाँ पे लास्ट में ध्यान से देना होता है, लेकिन अभी से दे लो ना। अभी यहाँ पे ध्यान से दे लोगे तो लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्टली लिख देंगे आप। कैसे ध्यान से देना है देखो, आपने इसमें ABC नाम लिया, इसका पहले वाले का नाम तो कैसे भी ले लो। अब दूसरे वाले का नाम इसको देख के लेना है। जैसे आपने ABC लिया, अब यहाँ पे एंगल तो है नहीं, साइड्स हैं, तो कोई बात नहीं, आप देख लो AB साइड का रेशो आप किसके साथ लोगे, AB साइड का रेशो हम लेंगे QR के साथ, है ना। आपने कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ही करनी है कि आप उसको समरूप दिखा पाएँ। वैसे AB का आप PR के साथ भी ले सकते थे, AB का आप QP के साथ भी ले सकते थे, लेकिन फिर वो समरूप नहीं बनता। आपने कोशिश ये करनी है कि वे समरूप हों। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कह दिया कि AB का तो यार मैं तो PQ के साथ ले रहा हूँ तो रेशो बराबर नहीं आ रहा, है ना। ऐसा नहीं, आपने ऐसे सेट बनाने हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि वो समरूप बन सकें। ठीक है, तो AB का आप किसके साथ रेशो, QR के साथ। ठीक है, BC का किसके साथ लोगे, BC का साथ लेंगे हम PR के साथ, है ना। तो कैसे लिखोगे, AB का तो लोगे आप QR के साथ, लिख दो AB का QR के साथ। BC का किसके साथ लोगे, PR के साथ। अब यहाँ पे R आ गया तो P लिख देना। समझ में आया। AB का QR के साथ है, हाँ, BC का PR के साथ है, तो ये भी PR ही बन रहा है। नाम देने में समझ में आ गया क्या। यहाँ पे ABC लिया, अब ABC के हिसाब से दूसरे त्रिभुज का नाम लेना था, तो AB का किसके साथ रेशो लेना है, QR के साथ, BC का RP के साथ, RP कह लो PR कह लो, बात एक ही है ना। फिर आप लास्ट के देखते हैं, AC का किसके साथ होना चाहिए, QP के साथ। देख लो AC का किसके साथ होना चाहिए, QP के साथ ही होना चाहिए। तो नाम आपने बिल्कुल सही लिए हैं, इसका मतलब वापस समझ लो, बेशक जिसके नहीं समझ में आया हो। यहाँ पहला नाम तो आप कैसा भी दे सकते हो, आपकी मर्जी होती है। जो त्रिभुज का दूसरा नाम देना होता है ना, उसमें ध्यान देना होता है। अब जैसे अगर आपने इसका नाम ABC लिया, तो आप देखोगे AB का रेशो मैं किसके साथ लेने वाला हूँ, AB का रेशो लेने वाला हूँ मैं QR के साथ, तो मैंने QR लिख दिया, है ना। अब इसके अलावा क्या बच गया था, P बच गया था, तो आपने P लिख दिया। फिर आप चेक जरूर कर लेना, AB का QR के साथ, BC का RP के साथ और AC का QP के साथ फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। फिट बैठना चाहिए। ठीक है, अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं। देखो फिर AB का QR के साथ रेशो कितना है, 2/4 यानी 1/2। समझ में आ गई। फिर BC का RP के साथ रेशो कितना है, 2.5/5। RP 5 है ना, तो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, ये भी कितना आ गया, 1/2। फिर AC का QP के साथ रिलेशन, तो AC है 3, QP है 6, तो ये भी कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया। यानी तीनों साइड्स का रेशो बराबर है।
तो आप साइड 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 समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारी समरूप हैं। साइड 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 समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के। समझ में आया? नोट करो इसको। ठीक है, आगे देखो थर्ड पार्ट। दो त्रिभुज दे रखी हैं, एक है LMP और दूसरी है हमारे पास DEF। हमें बताना है कि क्या ये समरूप हैं या नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये समरूप आएँ, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने का मतलब ये है कि देखो, जैसे 2 का रेशो आप किसके साथ बनाना चाहोगे, 5 के साथ, 4 के साथ या 6 के साथ। 4 के साथ भी बन रहा है, 6 के साथ भी बन रहा है ना, 5 के साथ भी बन रहा है। लेकिन अगर आप 2 का 5 के साथ बनाएंगे तो ये रेशो बराबर नहीं आएंगे, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ये कोशिश करनी है कि रेशो ज़्यादा से ज़्यादा बराबर आए। समझ में आ गई? अब 2 का किसके साथ बनाओगे, 4 के साथ बनाओगे। बनाने को 6 के साथ बना सकते थे, लेकिन फिर 3 भाई साहब अकेला छूट जाता है ना। तो 2 का हम 4 के साथ रेशो लेंगे, 3 का रेशो लेंगे 6 के साथ। अच्छा, 2.7 का किसके साथ लेंगे फिर, 5 के साथ। अब देखो, अब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा था कि ये तो 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये तो 1/2 नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। लिखना कैसे वो देख लो आप, क्या ना, हल। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं त्रिभुज LMP व। अब देखो, ये दोनों समरूप तो है नहीं, तो आप नाम कैसा भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। जब त्रिभुज सर्वांगसम या समरूप होगा तभी उसी टाइम ध्यान देते हैं। सर्वांगसम समरूप नहीं है तो अगर आप ध्यान देना चाहें, नाम ध्यान से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि समरूप तो है नहीं, ना ही सर्वांगसम है, तो आप नाम कैसे भी दे दो, कोई दिक्कत तो आनी है नहीं। तो मैं कैसे ही दे देता हूँ, त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF। अगर आप प्रॉपरली देना चाहते हो नाम तो भी दे सकते हो, और कोई ऐसे वैसे ही देना चाहते हो तब भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं, तो हमने क्या देखा भाई कि LM का अगर मैं EF के साथ रेशो लूँ तो ये आ रहा है 2.7/5, यानी अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 27/50। पॉइंट हट गया ना, तो 10 आ गया बेटे में, ये आ गया। अच्छा, LP का अगर आप DF के साथ रिलेशन लें तो ये आ रहा है 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, आप हमेशा ध्यान रखना कि ये साइड का इस साइड के साथ रेशो लेना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि इस साइड का इस साइड के साथ लेना पड़े, इस साइड का इस साइड के साथ लेना पड़े ना। कईयों को डाउट होता है कि यार ये नीचे है तो इसके साथ नीचे वाले के साथ लूँगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको ये इमेज टेढ़ी करके दे रखी हो, असल में इमेज कुछ और बनती हो, है ना। तो अगर आप यहीं देख लो, ये दोनों रेशो बराबर है ही नहीं, तो अभी लिख सकते हो कि यहाँ LM/EF बराबर नहीं है LP/DF के। तीसरा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे आप अभी भी लिख सकते हो, क्योंकि तीनों रेशो बराबर होने चाहिए। अगर यही 2 वाले बराबर नहीं है तो तीसरा का कोई मैटर ही नहीं करता उस चीज़ का। तो ये दोनों बराबर नहीं आए ना, तो आप कहिएगा कि ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन है MNL और PQR, ये 2 त्रिभुज आपको दे रखी हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये 2.5 है और ये 5 है, ये 70 है, ये भी 70 है, ये 5 है और ये 10 है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कल पढ़ाया था, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या हैं, समरूप हैं। अब जितने भी क्वेश्चन बच गए ना, ये आप खुद ट्राई करें, पहले ये वाला क्वेश्चन भी, इससे अगले क्वेश्चन भी, ठीक है। मैं यहाँ से करा देता हूँ। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज MNL व त्रिभुज। अब इसका नाम ध्यान से देना पड़ेगा क्योंकि ये समरूप है। अच्छा, MNL लिया ना इसका, तो MN का आप किसके साथ रेशो करोगे, MN का हम करेंगे PQ के साथ, ठीक है जी, PQ लिख दो एक बारी। NL का किसके साथ करोगे, NL का करेंगे जी हम QR के साथ, हो गया बस। ML का सॉरी मैंने गलत लिखा,
गलत लिखा, देखो नाम गलत लिख दिया, ध्यान से देखना। MnL तो इसका नाम ले लिया, ठीक है। और अब इसका नाम लूँगा मैं, Mn का किसके साथ रेशो होगा? Mn का होगा pKw के साथ, ये बात बिल्कुल सही थी। अच्छा, अब यहाँ पे Mn हो गया, Nl का किसके साथ होगा? Nl का किसके साथ होगा? Nl तो खाली है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं, तो यहाँ पे यही होगा फिर। Nl का फिर Pr के साथ होना चाहिए, क्योंकि Ml का Qr के साथ होगा, तो फिर Nl बच गया, Nl का Pr के साथ होगा, है ना। तो Nl का होगा Pr के साथ, लेकिन यहाँ पे मैं Pr लिख ही नहीं सकता ना, समझ में आ गई? अगर आपने Pr ऐसा लिख दिया तो ये त्रिभुज थोड़ी हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस PQ को उठा करके QP में बदल दोगे। PQ लिखो, QP लिखो, कोई दिक्कत तो आई नहीं। वापस समझ लो, Mn का PQ के साथ लिखना था, अब PQ लिख दो या QP लिख दो, बात तो सेम ही है ना। QP इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगला वाला ठीक बैठ जाए। अब यहाँ पे Nl है, Nl का किसके साथ होगा? Pr के साथ। अब यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ गया, QPr हो गया, समझ में आ गई? अब चेक कर लो, Ml का QR के साथ सही बैठेगा नहीं बैठेगा, देख लेते हैं। Ml का QR के साथ सही बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे आपने लेना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या देखा कि Mn का रेशो अगर मैं PQ के साथ लूँ या फिर QP के साथ लूँ, QP के हिसाब से चल लेते हैं ना, इसके हिसाब से चल लेते हैं, तो कितना आएगा? 2.5/5 यानी 1/2। और फिर Mn और QP का रेशो लिया, Ml और किसका लोगे? QR का, इनका रेशो भी यही आएगा 5/10 यानी 1/2। यानी इस साइड के साथ जो रेशो है, सेम रेशो इस साइड का इस साइड के साथ है। अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच में एंगल बराबर है, एंगल M बराबर है एंगल Q के, ये भी आपको दिया हुआ है। तो आप क्या कह सकते हो कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MnL समरूप होगा त्रिभुज QPR के। समझ में आया तरीका? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फिर। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इन्होंने। दो त्रिभुज दे दी, अब देखो ये 2.5 है और ये 5 है, ठीक है, और ये 3 है, ये 6 है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे एंगल 80 है, यहाँ पे एंगल 80 है। अब यहाँ पे गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी है? मैंने आपको कल बताया था कि जो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी होती है ना, इसमें ये शर्त होती है कि जो एंगल है, जो ये एंगल है, ये दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। अब जैसे ये देखो, पिछला क्वेश्चन था, ये एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में है, ये एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में है। तो हमेशा ध्यान रखना, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी जब भी लगाओगे तो जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों साइड्स के बीच में थोड़ी एंगल है, 80 तो आपको अलग से दे दिया है ना। एंगल साइड साइड का कोई रूल नहीं है, ना ही साइड साइड एंगल का कोई रूल है, हमारा रूल है साइड एंगल साइड का, है ना। अब यहाँ पे तो है बीच में, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो आप इनको समरूप नहीं बोल सकते। ध्यान देना इस चीज़ को, आप इनको समरूप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एंगल जो है वो भुजाओं के बीच में नहीं है। लिखना कैसे वो देखो भाई, जो जो चीज़ें हैं वो तो लिख दो पहले, जैसे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF। त्रिभुज का नाम तो कैसे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये समरूप तो है नहीं, आपको पहले पता चल गया, है ना। तो आप कैसे लिखोगे? आप कहोगे जी AB का रेशो अगर मैं DF के साथ देखूंगा तो ये आ रहा है 2.5/5 यानी 1/2, ठीक है। और एंगल A और इसका एंगल F बराबर हैं, दोनों 80-80 हैं। फिर आपने BC का रेशो देखा है EF के साथ, ये आएगा आपका 3/6 यानी 1/2, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखने वाले को तो ऐसा लग रहा है कि यार साइड एंगल साइड से दोनों समरूप होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आप ज़्यादा होशियार है भाई, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, और ये एंगल दोनों साइड्स के बीच में नहीं है, तो आप इसको समरूप नहीं बोलोगे। ऐसे जिसने नहीं पढ़ता होगा वो ऐसा बोलेगा हाँ भाई है समरूप है, लेकिन समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है। तो आप लिखोगे कैसे? आप कहोगे यहाँ कोण भुजाओं के बीच में नहीं है,
अतः ये समरूप त्रिभुज नहीं है। समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। दो त्रिभुज दे रखे हैं DEF और PQR। अब इसमें 70 दिया है, यहाँ पे एंगल नहीं दिया, कोई बात नहीं। 80 दिया है, ये 80 मिला हुआ है। अच्छा, एक एंगल कमी है, एक काम करते हैं, एक एंगल निकाल के देखते हैं। आप इसमें ये वाला एंगल निकाल के देखना। कैसे? त्रिभुजों के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, फिर आपको 180 इनका जोड़ आना चाहिए। 70 80 ये हो गए, यानी 150 हो गई है। तो 180 में से 150 घटा लो, 30 ही आएगा। समझ में आ गई? अब आप चाहो तो इसका एंगल नहीं निकाल सकते हो, ये निकालोगे तो 70 आएगा, निकालना चाहो तो, है ना। नहीं निकालो तब भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ही कोण काफ़ी हैं। अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर आ जाते हैं तो आप उनको समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो आप देखो, ये 80 है, ये 80 है, ये 30 है, ये 30 है, तो दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर आ गए, तो आप इनको क्या कहोगे? समरूप। सिंपल। तीसरा कोण निकालना चाहो तो आपकी मर्जी है, निकाल लो। वो फिर एंगल 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 समरूपता को चोट लग जाएगी। लेकिन दो एंगल से काम चल रहा है तो तीसरा निकालने की जरूरत क्या है ना। लिखो कैसे, वो देखो। आप कहोगे त्रिभुज DEF व, अब नाम ध्यान से देना, एंगल D के किसके बराबर आएगा? एंगल P के बराबर आएगा। एंगल E किसके बराबर आएगा? एंगल Q के। एंगल F किसके बराबर आएगा? एंगल R के। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं एंगल D बराबर आएगा एंगल P के, लेकिन हमने निकाला नहीं है तो हम लिख नहीं रहे। एंगल E किसके बराबर है? एंगल E बराबर है एंगल Q के। और एंगल F बराबर है एंगल R के। तो आप क्या कह सकते हो कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप हैं त्रिभुज PQR के। समझ में आया आपको? अच्छा, अब ऐसे लिख के आओगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि आपने ये निकाल के नहीं दिखाया। हमने 30 निकाला है तो हमने दिमाग में निकाल लिया, लिख के भी तो दिखाना पड़ेगा ना इसको। तो लिख के दिखाते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। कैसे लिखोगे? आप कहोगे जी एंगल F जो है, इस त्रिभुज की अगर बात करें तो एंगल F जो है वो कैसे आएगा? 180 डिग्री में से मैंने इन दोनों को टोटल करके घटा दिया, ये बात है। तो ये हो गया जी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो जब जाके ये 30 आया मेरा, है ना। रीजन भी लिखना पड़ेगा। ये रीजन होगा त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़, या फिर आप लिख दो त्रिभुज का कोण योग गुण। इसको हम बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो चलो। अब यहाँ से अगर आपके असली वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अभी तक जो भी मैंने कराया ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको नाम लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और कुछ नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या क्या लिखा है कि आकृति 6.35 में, ये आकृति देखिए, इसमें त्रिभुज ODC OBA के समरूप है। ODC ये वाला त्रिभुज समरूप दिया है किसके? OBA के। ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिए गए हैं। और क्या क्या लिखा है कि एंगल BOC है 125 डिग्री। BOC मतलब ये वाला कोण, ये दिया है 125 डिग्री का। एंगल CDO है 70 डिग्री। CDO ये कोण है 70 डिग्री का। आपको एंगल DOC DCO और OAB ज्ञात करना है। DOC की बात करते हैं तो DOC मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण बताना है। खुद सोचो, वीडियो पॉज कर दो, ये कोण कैसे बताओगे? क्लास 9 का कंसेप्ट है ये। वीडियो पॉज करके सोचो कि ये कोण कैसे बता सकते हो। कर दिया? कर दो फिर। कितना होगा? 55 होगा ना। क्यों होगा 55? क्योंकि भैया एक सीधी रेखा के ऊपर बनाए गए कोणों का जोड़ 180 होता है।
तो 125 ये हो गया, तो 55 ये मिलेगा, तभी जाके तो 180 होगा। ठीक है जी, ये काम तो हो गया। DCO ये वाला कौन बताओ, DCO यही बना, ये वाला कौन कैसे बताओगे? सोचो, वीडियो पॉज कर दो और खुद सोचो कि ये एंगल कैसे पता किया जा सकता है। देखो ये वाला त्रिभुज देख रहे हो ना आप ध्यान से, इस त्रिभुज में 2 कोण पता चल गए, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, वहाँ से तीसरा पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये काम भी हो गया। OAB, अब आपसे पूछता हूँ ये वाला कौन कैसे बताओगे? OAB ये वाला कौन, ये वाला कौन कैसे बताओगे? सोचो पहले अपने आप। देखो मुझे लगता है कि आपने ऐसे सोचा होगा कि यार ये 55 आया, क्योंकि इन तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, यहाँ से आपने 180 में से ये दोनों का जोड़ घटा दिया, तो ये आपका 55 आएगा, है ना। तो आपने सोचा होगा कि ये 55 है तो ये भी 55 होगा। एक तरीका तो आपने ये सोचा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये 55 है तो ये भी 55 होगा, एकांतर कोण की वजह से, जो कि गलत है। ये तरीका आपका गलत है, होगा तो ये 55 डिग्री, लेकिन आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि सर ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है। क्योंकि एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर दे रखी हों। जब आपको ये बोल देता ना कि ये रेखा इसकी रेखा की समांतर है, तब आप ये कह सकते थे कि सर ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। लेकिन अब की बार रेखाएं समांतर नहीं दे रखी, तो आप ये रीजन नहीं लिखेंगे कि एकांतर कोण है। एकांतर कोण तो हैं, लेकिन रेखाएं समांतर होंगी तभी वो बराबर होते हैं, ऐसे बराबर नहीं होते। समझ में आ गई? तो इसको आपको दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, दूसरे रीजन से, है ना। तो उसमें हम इसकी हेल्प लेंगे, करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं ये दोनों कोण लिख देता हूँ कि भाई हमने कैसे प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल DOC की। इस एंगल के DOC ये वाला एंगल कैसे प्राप्त किया? ये हमने प्राप्त किया रैखिक युग्म से। इसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं। जब एक सीधी रेखा के ऊपर बनने वाले दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा ना, तब आप उसका रीजन लिखते हैं रैखिक युग्म। तो आप क्या कहेंगे कि एंगल DOC हमने कैसे प्राप्त किया? 180 में से 125 घटा दिया, तो जहाँ से हमें क्या मिल गया? 55 मिल गया। रीजन क्या लिखा? रैखिक युग्म, सिंपल। समझ में आया? ठीक है जी, ये पता चल गया। ये वाला कोण कैसे पता किया? ये किया हमने त्रिभुज के कोण योग से, त्रिभुज का कोण योग गुण, कोण योग गुण, इसकी मदद से। कैसे लिखोगे? एंगल DCO ये हमने कैसे प्राप्त किया? 180 में से इन दोनों का टोटल घटा दिया, 70 + 55 का टोटल जो है वो मैंने घटा दिया, किस में से? 125 में, 180 में से, सॉरी। तो ये कितना आया? 180 - 70 + 55 होता है 125, तो ये आ गया आपका 55 डिग्री। अब इसका रीजन जरूर लिख देना, ये आपका त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, कोण योग गुण लिख देना आप। ठीक है जी, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ये एंगल कैसे निकालोगे? एकांतर कोण वाला रूल तो लगा नहीं सकते, क्योंकि एकांतर कोण तब बराबर होंगे जब रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर है नहीं, तो आप ये रूल नहीं लगा सकते। तो अब हम इसकी हेल्प लेंगे। कैसे? हमें क्या दे रखा है? हमें त्रिभुज ODC समरूप दे रखा है, समरूप है ये त्रिभुज ODC समरूप दे रखा है त्रिभुज OBA के। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब त्रिभुज समरूप होती हैं तो उसके सभी संगत कोण बराबर हो जाते हैं, और जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती हो जाती हैं। ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था, है ना, और जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे लेक्चर की तब भी पढ़ा था। तो यहाँ पर हमें दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं, ये आपको दिया है, रीजन जरूर लिख देना। तो ये समरूप दिया है तो इसका मतलब जो उसके संगत कोण है वो बराबर होंगे, एंगल O एंगल O के, एंगल D एंगल B के, और एंगल C एंगल A के। यानी जो एंगल C है वो एंगल A के बराबर होगा। एंगल C मतलब ये वाला एंगल DCO, एंगल DCO जो है ये बराबर हो जाएगा इस एंगल के, एंगल OAB के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो त्रिभुज समरूप आ जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं व उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट था मेरे ख्याल से, जब हम फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे थे वो वाली चीज़ थी। तो आपको उसका रीजन लिखना पड़ेगा कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। क्लास 9th में जब आप पढ़ रहे थे तो आप वहाँ पे CPCT का यूज़ करते थे।
याद है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कई स्कूलों में करवाया जाता था कि भाई जब दो त्रिभुज सर्वांगसम आ जाते थे तो हम उसमें रीजन लिख देते थे CPCT, है ना। अब क्लास 10th में कई स्टूडेंट्स CPST लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। ध्यान देना, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम आ जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे ना, तो आप उसके लिए CPST नहीं लिखें। CPST रीजन गलत होता है, ध्यान देना। CPCT तो मैथमेटिक्स में माना जाता है, CPST कोई रूल ही नहीं है, तो CPST मत लिखिएगा, ठीक है। हिंदी में अप्रोपर लिख दीजिएगा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। इतना ही लिखा जाता है, इसके आगे लिखोगे तो तब भी ठीक है। पूरा लिखना चाहोगे ना कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तब भी ठीक है, लेकिन इतना लिख देंगे तब भी ठीक है, क्योंकि है ना असल में आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे आ गया ना बराबर का निशान, तो ऐसे भी ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर आ गए, है ना। अब DCO तो हमने निकाल लिया था, कितना था 55, तो इसकी जगह 55 लिख दिया बराबर, ये हमने निकाला नहीं था तो इसकी जगह ऐसा का ऐसा लिख दिया, तो देखो आ गया हमारा काम। वापिस देखो, DOC 55 आ गया था, DCO भी 55 आ गया था, और ये भी हमारा कितना आ गया 55 आ गया। ये कैसे निकाला, दो त्रिभुज हमने समरूप दे रखे थे, तो उसका मतलब ये है कि उनके संगत कोण बराबर होंगे, तो वो लगाया, उसके बाद हमारा आंसर आया। कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फिर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 6.2 में भी आया है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या लिखा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, एक समलंब है, लेट्स से ये समलंब है ABCD, इस समलंब में AB जो है वो CD के समांतर दे रखा है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण हैं AC और BD, ये परस्पर कहाँ काटते हैं, एक दूसरे को O पॉइंट पर काटते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें दर्शाना है कि OA बटा OC बराबर होगा OB बटा OD के, OB बटा OD के, समझ में आया। OA बटा OC, OA और OC का रेशो बराबर दिखाना है OB बटा OD के। अब आपको है ना ये क्वेश्चन प्रश्नावली 6.1 में मिला था, याद है कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, इसी टाइप के क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से वो 9th था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। आपने उसको वहाँ पर कैसे किया था, BPT से किया था, याद है। हमने उसमें क्या किया था, हमने है ना यहाँ से एक रेखा खींची थी, अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन करी थी, उसके बाद ये त्रिभुज लेके चले थे, ये त्रिभुज लेके चले थे, है ना, दोनों में BPT लगाई थी, और उसके बाद हमने रेशो को बराबर प्रूफ किया था। अब यहाँ पर इसको प्रूफ करने का हम एक और तरीका सीख रहे हैं, वो है त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का यूज़ करके, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलते हैं, और इन दोनों को समरूप दिखा देते हैं। जैसे ही मैं इन दोनों को समरूप दिखा देता हूं तो उससे होता क्या है, हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का जो रेशो है वो बराबर होता है, तो फिर क्या हो जाता है कि रेशो हमें ना हमेशा बराबर आ जाता है। वापिस समझो, इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे, समरूप दिखा देंगे, जैसे ही समरूप दिखाऊंगा तो इनका जो रेशो है ना वो आपको अपने आप ही बराबर मिल जाएगा। अभी बताया तो है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक तो संगत कोण बराबर होते हैं, और दूसरी बात क्या होती है कि जो उनके रेशो होते हैं, या फिर कह लो कि उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं, तो वहाँ से हमें ये मिल जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको मैं, फिर आपको समझ में आएगा। देखो, मुझे OA बटा OC बराबर दिखाना है OB बटा OD के। कैसे करूँगा, मैं ये दोनों त्रिभुज लेऊँगा, है ना, त्रिभुज AOB व त्रिभुज, अब नाम देने में ध्यान देना, आपने AOB लिया है ना, तो आप AO को किसके साथ दिखाना चाहते हो, OC के साथ दिखाना चाहते हो। जो आपने दर्शाना है उसमें OA को OC के साथ दर्शाना है ना, तो OA को किसके साथ दर्शाना चाहते हो, OC के साथ। तो आप क्या लोगे, यहाँ पे AO लिया है तो यहाँ पे आप लोगे, AO लिया है ना तो यहाँ पे CO लोगे, ठीक है। फिर क्या बच गया आपके पास, D बच गया। अब आप नाम चेक कर लेना, AO का CO के साथ दिखाना है, AO का CO के साथ दिखाना है, बिल्कुल सही बात है। BO का DO के साथ दिखाना है, BO का DO के साथ दिखाना है, बिल्कुल सही बात है। और AB का CD के साथ दिखाना है, AB का CD के साथ दिखाना है ना। समझ में आ गई। तो नाम देने में थोड़ा ध्यान देना। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया, अब हम इन दोनों को समरूप कैसे दिखाएंगे वो समझो। देखिए, ये दोनों भुजाएं आपको पैरेलल दे रखी हैं, समांतर दे रखी हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा,
क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं कब, जब रेखाएं समांतर होती हैं तब। पिछली बार तो थी नहीं, अब की बार है तो हम यूज़ करेंगे। यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, एकांतर कोण है। ऐसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। लिखोगे ऐसे, आप कहोगे एंगल ओ ए बी, इसका नाम ओ ए बी हो गया ना, बराबर होगा एंगल ओ सी डी के। अच्छा, नाम अब पूरा लिखना, क्यों? क्योंकि अगर आप ए लिखोगे तो कन्फ्यूजन होगी ना कि आप ये वाले की बात कर रहे हो कि ये वाले की बात कर रहे हो कि पूरे की बात कर रहे हो। तो आप पूरा नाम लिखिएगा, रीजन जो लिखिएगा इसका एकांतर कोण, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या करोगे फिर, आप कहोगे जी एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए बराबर है एंगल ओ डी सी के, रीजन एकांतर कोण। आप चाहते तो इस कोण को भी दिखा सकते थे, ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमने दो एंगल दिखा दिए ना, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कह देंगे कि दोनों समरूप हैं। तीसरा एंगल दिखाने की जरूरत ही क्या है, दो एंगल से काम चल रहा है तो फिर, है ना। तो आप कह देना कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी समरूप हैं त्रिभुज सी ओ डी के। और जब दो त्रिभुज समरूप आते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब ए ओ और सी ओ का जो अनुपात है वो बराबर होगा ओ बी और ओ डी के अनुपात के, और ये बराबर होगा ए बी और सी डी के अनुपात के। ऐसे लेते हैं, ध्यान दो, पहले दो के, लास्ट के दो के, पहला लास्ट पहले लास्ट के, ऐसा है ना। रीजन क्या लिखोगे, आप कहोगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं पिछली बार क्या लिखा था, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, क्योंकि उस टाइम हम कोण का इस्तेमाल करना चाहते थे। अब की बार हम भुजाओं का यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है। बात समझ में आ गई। अब मुझे जरूरत किसकी है, मुझे तो ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी की जरूरत है, तो इसमें से ले लो बस। ये रहा ओ ए बटा ओ सी, ए ओ बटा सी ओ कहो या ओ ए बटा ओ सी कहो, बात तो एक ही है ना। ओ ए बटा ओ सी ये हो गया और ओ बी बटा ओ डी ये हो गया, इन दोनों की जरूरत है तो लिख दो। तो ये हो गया ए ओ बटा सी ओ बराबर हो गया ओ बी बटा ओ डी के, है ना। अगर आप और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो, भाई ए ओ नहीं जरूरत रहा आपको, तो आप ओ ए लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए बटा ओ सी लिख दो, बात तो एक ही है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको दर्शा दिया। तो आप लिखना चाहें तो हैंस प्रूफ लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। वापस समझ लो हमने किया क्या है, हमें ए ओ बटा ओ सी बराबर दिखानी थी ओ बी बटा ओ डी के। तो ये दोनों त्रिभुज लेके चला, इन दोनों को समरूप दिखाया, समरूप दिखाने के बाद अपने आप ही जो हमें चाहिए था वो मिल गया। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, इसकी आकृति दे रखी है इन्होंने, देखो भाई क्या करती 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर के। क्यू आर बटे में क्यू एस बटे में जी क्यू एस, ये बराबर दे रखा है किसके, क्यू टी बटा पी आर के। क्यू टी, ये रहा क्यू टी बटा पी आर। अच्छा ध्यान दिया आपने, क्यू टी बटा पी आर, यानी ये दे दिया इन्होंने। तो आपको यहीं से पता चल गया यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करी है उन्होंने, हमारे साथ इन्होंने गेम खेला है ना। भाई इन्होंने देना तो ऐसा चाहिए था, देखो यहाँ पे क्यू आर बटा क्यू एस दिया इन्होंने, है ना। तो यहाँ पर क्या देना चाहिए था, क्यू टी बटा क्यू पी देना चाहिए था, तब तो कह देते हाँ भाई चलो सही बात करी इन्होंने। लेकिन दिया क्या, क्यू टी बटा पी आर दिया। होना क्या चाहिए था, क्यू टी बटा क्यू पी होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ी करी है, यहाँ पर पी आर की जगह होना चाहिए था क्यू पी। क्या होना चाहिए था भाई, ठीक है, क्यू पी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, क्यू पी, तब तो सही बैठता,
लेकिन दिया क्या इन्होंने, पी आर। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो पी आर आया है ना इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा, किस में, क्यू पी में, है ना, तभी तो हम आगे कर पाएंगे क्वेश्चन को। अच्छा, और क्या दिया, एंगल 1 बराबर दिया है एंगल 2 के। एंगल 1 ये वाला एंगल बराबर दे रखा है एंगल 2 के, इस एंगल के। ठीक है जी, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। पी क्यू एस मतलब ये वाला त्रिभुज, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। पी क्यू एस यानी यहाँ तक वाला, सिर्फ ये वाला त्रिभुज भाई, सिर्फ पी क्यू एस, सिर्फ ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आपको समरूप दिखाना है टी क्यू आर के। टी क्यू आर पूरा समझ में आया, हाईलाइट करते हैं, चलो। वापिस समझ लो एक बारी, आपको दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, कौन कौन से, पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज समरूप दिखाना है किसके, बड़े वाले के, टी क्यू आर इस बड़े वाले के समरूप दिखाना है। अब कैसे दिखाएंगे वो समझो, पहले ऊपर ऊपर से बता देता हूँ आपको मैं। हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है क्यू आर बटा क्यू एस, ये दुआ ना, यानी बड़े त्रिभुज की भुजा और छोटे त्रिभुज की भुजा का रेशो दे रखा है, किसके बराबर, क्यू टी बटा पी आर के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पी आर को चेंज करके क्यू पी में बदलूंगा, उससे क्या हो जाएगा, देखो आपका क्यू टी बटा क्यू एस जो है ये आपको दिया हुआ है ना, क्यू आर बटा क्यू एस, सॉरी क्यू आर बटा क्यू एस जो आपको दिया हुआ है ये तो बिल्कुल सही है, बराबर हो जाएगा क्यू टी बटा पी आर की जगह हम क्या कर देंगे, क्यू पी कर देंगे। समझ में आई, ठीक है ना, क्यू आर बटा क्यू एस बड़े त्रिभुज की भुजा और छोटी त्रिभुज की भुजा का जो रेशो है वो बराबर आ जाएगा फिर बड़े त्रिभुज की भुजा और छोटे त्रिभुज की भुजा के रेशो के। कहने का मतलब ये है कि दो त्रिभुजों की दो भुजाओं का रेशो बराबर आ जाएगा। इनको मैं एक बनाना अलग अलग करके बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो एक तो है आपकी ये वाली त्रिभुज कुछ ऐसी ऐसी क्यू टी एस, और एक दूसरी त्रिभुज है आपकी क्यू टी एस नहीं है, सॉरी क्यू पी एस है। एक तो छोटी तल त्रिभुज है क्यू पी एस, और एक आपके पास बड़ी त्रिभुज है क्यू टी, ये कौन सा भैया, आर, ठीक है, क्यू टी आर है। अब मुझे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर, यही बात है ना, पी क्यू एस और टी क्यू आर, इन दोनों को अपने समरूप दिखाना है। कैसे दिखाओगे वो समझो, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों में आ रहे हैं, ये एंगल एक है ये भी एंगल एक है, तो दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों कोण तो बराबर हो गए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या दिया, क्यू एस बटा क्यू आर, है ना, बड़ी त्रिभुज का छोटी त्रिभुज के साथ रेशो दे दिया क्यू आर बटा क्यू एस, ये रेशो बराबर दिया है किसके, ये आपको बराबर दिया है क्यू टी बटा पी आर के। क्यू टी बटा पी क्यू के दे देता तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपकी समरूप हो जाती, लेकिन दिया क्या इन्होंने, क्यू टी बटा पी आर, कोई भुजा है पी आर ये वाली, इसके बराबर दे दिया। और देना किसके चाहिए था, क्यू टी बटा क्यू पी के, क्योंकि अगर क्यू टी बटा क्यू पी होता तो साइड एंगल साइड का रूल लगा करके मैं इन दोनों को समरूप दिखा सकता था। तो मेरा फर्स्ट एम क्या होगा कि जो यहाँ पे पी आर लिखा है ना इन्होंने, इसको मैं क्यू पी में चेंज करूँ, मतलब पी आर की लेंथ और क्यू पी की लेंथ को कैसे ना कैसे करके बराबर दिखाऊं। जैसे मैं इन दोनों को बराबर दिखा दूंगा तो फिर मैं साइड एंगल साइड रूल लगा करके इन दोनों को समरूप दिखा पाऊंगा। ठीक है, आपको मैं करके दिखा दूं एक बारी, आपको करके दिखाएंगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। देखो करना कैसे आपने, हल। तो ये दोनों त्रिभुज मुझे समरूप दिखाने, उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पी आर को क्यू पी के अंदर चेंज करना पड़ेगा। पी आर है हमारा ये वाला पी आर है ना,
तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ मुझे कैसे ना कैसे करके बराबर दिखानी पड़ेगी। कैसे दिखाऊंगा वो समझो। आपको एंगल 1, ये वाला एंगल बराबर दिया है एंगल 2 के। अब आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने वाली भुजा, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, और इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, है ना। अब कहेंगे सर इसके सामने तो ये भुजा भी है, लेकिन आप ध्यान दो, आप त्रिभुज ले रहे हो ये वाला पूरा का पूरा, एंगल 2 धरती के साथ लगा हुआ है, एंगल 2 इस भुजा के साथ है ना, तो इस कोण के सामने ये वाली भुजा दिखी जाएगी, ना कि ये। अगर मान लो एंगल 2 यहाँ होता, फिर आप इस कोण के सामने ये वाली भुजा देख सकते थे, अब नहीं देख सकते। समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब ये वाली भुजा यानी पी क्यू या फिर क्यू पी बराबर हो जाएगी किसके, पी आर के, और यही हम चाहते थे। फिर हम साइड एंगल साइड का रूल लगा पाएंगे आसानी से। लिखोगे कैसे, आप कहोगे जी एंगल 1 बराबर दिया है एंगल 2 के, ये हमको दिया हुआ है, और हमने पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज में अगर एंगल बराबर हैं तो उसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो एंगल 1 के सामने कौन सी भुजा है, एंगल 1 के सामने भुजा है ये कौन सी नाम है इसका, पी, और ये है आर, पी आर है, ये बराबर हो जाएगी। एंगल 2 के सामने कौन सी भुजा है, एंगल 2 के सामने भुजा है क्यू पी, तो पी आर और क्यू पी क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। रीजन लिखोगे आप, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है जी, हो गया। तो अब मैं इसके अंदर चेंज कर दूंगा, मुझे दे रखा है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ये मुझे दिया है, ये मुझे दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर चेंज करूंगा, ये हो जाएगा क्यू आर बटा क्यू एस किसके बराबर, क्यू टी बटा पी आर को क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी लिखूंगा। क्यों, क्योंकि देखो बड़े साइड की भुजा, बड़े ट्रायंगल की भुजा और छोटी ट्रायंगल की भुजा का रेशो बराबर हो जाएगा फिर बड़ी ट्रायंगल की भुजा छोटी ट्रायंगल की भुजा के रेशो के, यानी त्रिभुज में 2 साइड्स का रेशो बराबर हो जाएगा, है ना। और एक एंगल दोनों के बीच में है ही, तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी लगा पाऊंगा, इसलिए कर रहा हूं ऐसा, है ना। तो रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि इसे हम क्योंकि बोलते हैं, क्योंकि पी आर और क्यू पी बराबर है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा कि भाई पी आर की जगह क्यू पी कर दिया। समझ में आया? तो अब दोनों त्रिभुज ले लो जिन दोनों को आपको समरूप दिखाना है, तो त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में। अच्छा, मेरे से हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हुई हो, मैंने समरूप की जगह सर्वांगसम बोल दिया, तो आप उसका थोड़ा देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि सर्वांगसम समरूप एक जैसे दिखते हैं, तो फ्लो में कई बार गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेके चल रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या देखा कि इनकी 2 साइड का रेशो बराबर आ गया, किस किस का, क्यू आर बटा क्यू एस का जो रेशो है वो बराबर आ गया क्यू टी बटा क्यू पी के। 2 साइड्स के बराबर रेशो बराबर आ गया ना, क्यू आर बटा क्यू एस का रेशो किसके बराबर आया, क्यू टी बटा क्यू पी के। क्यू आर बड़ी त्रिभुज की बड़ी भुजा का क्यू एस के साथ जो रेशो है वो किसके बराबर आया, क्यू टी बटा क्यू पी के रेशो के, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है ना। आपको ये वैसे एक त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको 2 अलग अलग बनाओगे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसका और इसका रेशो बराबर आया है इसके और इसके रेशो के। अब समझ में आया? और ये दोनों में बराबर हैं, ठीक है। तो ये तो 2 साइड्स का रेशो आ गया बराबर। रीजन क्या लिखोगे, अभी सिद्ध किया, ये अभी अभी तो सिद्ध किया हमने, ठीक है। और एंगल 1 दोनों में है, इसमें भी एंगल 1 है, इसमें भी एंगल 1 है। रीजन क्या लिखोगे अब, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में 2 साइड्स का रेशो बराबर आ गया और उनके बीच का एंगल बराबर आ गया। तो आप क्या कह सकते हो कि साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगी त्रिभुज टी क्यू आर के, और यही मुझे सिद्ध करना था, यही मुझे दर्शाना था। समझ में आई मेरी बात? इसको मैं थोड़ा रिकैप करा देता हूँ, वापस समझ लो। हमने करा क्या है, 2 त्रिभुज थी, अलग अलग करके बना लेना, रफ पे बना ली। अब ये साइड का ये साइड के साथ जो रेशो है वो बराबर करा सबसे पहले इस साइड के रेशो के, यानी 2 साइड्स का रेशो बराबर कर दिया। इसके बाद हमने देखा यार ये एक एंगल तो इन दोनों के बीच में ही है,
तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपकी समरूप हो गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसकी एक बार वापस से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर लीजिएगा, कर सकते हैं नहीं करिएगा ही, ठीक है। पी क्या आर और टी क्या आर दिखाना था, दिखा दिया, हो गया, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो टाइम है अभी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या क्या लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल पी बराबर है आर टी एस के। अब इसकी आकृति नहीं दे रखी है, आपको खुद ब खुद बनानी है। लेट्स से ये है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी भुजा पी आर और क्यू आर पर, इसकी भुजा है पी आर और क्यू आर, इन पर दो पॉइंट हैं एस और टी। पी आर पर पॉइंट ले लो एस और क्यू आर पर पॉइंट ले लो टी, दो पॉइंट ले लिए। और इस तरीके से है कि जो एंगल P है ना, ये जो एंगल P है ये बराबर है किसके, एंगल RTS के, RTS यानी इसके बराबर है। समझ में आई मेरी बात, RTS बीच में क्या आ रहा है T, यानी इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा है। समझ में आ गई। आपको दर्शाना है कि एंगल ट्राइंगल सॉरी आपको दर्शाना है कि ट्राइंगल RP क्यू समरूप होगा ट्राइंगल RTS के। RP क्यू आर पी क्यू, ये पूरी त्रिभुज आपको समरूप दिखानी है। समरूप सॉरी मैंने सर्वांगसम बोल दिया होगा, सॉरी मेरी मिस्टेक है। समरूप दिखाना है किसके, RTS के, RTS के। समझ में आई। ये पूरी रेड त्रिभुज इस ब्लैक त्रिभुज के समरूप दिखानी है। अब एक काम करो, इनको है ना अलग अलग बना लो ताकि थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी आ जाए। ये ब्लैक त्रिभुज बना ली मैंने, और ये मैंने बड़ी सारी रेड त्रिभुज बना ली। इन दोनों को मुझे समरूप दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा वो देखो। देखो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, ये तो आपको बराबर दे रखे हैं ना। अब ध्यान से समझो, ये जो कोण है ये इस छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है, और दोनों में बराबर है। जितना इसमें आ रहा है उतना बड़े में आ रहा है ना। यानी ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, ये दोनों ही त्रिभुजों में बराबर होगा। तो दो कोण बराबर हो गए ना। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि दो कोण अगर दो त्रिभुजों में बराबर हो जाते हैं तो आप उन दोनों त्रिभुजों को क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। तो उसका यूज करके कर लेंगे। समझ में आ गई। छोटे त्रिभुज के ये दोनों कोण बड़े त्रिभुज के इस और इस कोण के बराबर है। समझ में आ गई। एक तो कॉमन हो गया और एक आपको बराबर दे रखा है, तो दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज आपके क्या है, समरूप है। लिखोगे कैसे वो देख लो। आप कहोगे हल, कौन से दो त्रिभुज आपको समरूप दिखाने हैं, ये वाले। तो आपको नाम सोचने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों को लेकर चलो। RP क्यू व त्रिभुज RTS में, इन दोनों को लेकर चल रहे हैं हम। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दे रखा है, एंगल P बराबर दिया है एंगल RTS के, ये आपको बराबर दिया है जी, ठीक है। और इसमें ये वाला जो कोण है एंगल R, ये दोनों में ही आ रहा है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। या तो आप इसका पूरा नाम लिखो, नहीं तो आप एंगल R कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल R बराबर होगा एंगल R के। अगर आप छोटे त्रिभुज का एंगल R देखोगे और बड़े त्रिभुज का एंगल R देखोगे तो दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों सेम है, उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि भैया दोनों में ही सेम है, दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, ये सेम है। तो एंगल समरूपता कसौटी से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, और यही मुझे दर्शाना था। आसान था, है ना। तो ऐसे आपने क्वेश्चंस को करना है, और बहुत बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। बस आप साथ साथ जो समझ रहे हैं ना उसको फेयर कॉपी पे लिखते जाएं। अपनी एक फेयर कॉपी खाता लगा लेना। तो जिसने लगाई है वो बताना ज़रूर कि सर मैंने लगा रखी है, तो मतलब थोड़ा अच्छा फील होता है कि भाई कोई असल में पढ़ रहा है मन लगा के, है ना। तो ये जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये फेयर कॉपी पे जरूर करा करो, ठीक है। अगर आपने फेयर कॉपी नहीं लगा रखी तो लगा लो, फ़ायदा रहेगा। क्योंकि मेरी तो वीडियोस आएंगी ही आएंगी, डेली आ रही हूँ, डेली आएंगी। हो सकता है कि संडे को बंद कर दें, क्योंकि संडे को फिर हम करते हैं तो फिर छुट्टी नहीं मिल पाती है किसी टाइम पे, है ना। तो एक दिन तो छुट्टी होनी चाहिए कम से कम। तो देखेंगे फिर, ठीक है। लेक्चर आपका ख़त्म हो चुका है,
तो अभी तो कुछ एक 2-4 बातें हैं जो आपको बतानी थी। एक तो ये कि आप ये फेयर कॉपी पे करा करो, ठीक है। जैसे आप 5 क्वेश्चन कर लिए, आज आपने 5 क्वेश्चन देख लिए, तो आप ये 5 क्वेश्चन फेयर कॉपी पे कर लो, साथ साथ में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये वाला, इसको बेसिक प्रैक्टिस मत करना, छोड़ देना इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, 2 या 3 बार निकाल के देख लो खुद ब खुद, बिल्कुल प्रॉपरली, साफ साफ। अच्छा एक बात और बताता हूँ, कई सोचते हैं कि यार ये रीज़न नहीं लिखते हम तो फटाफट करेंगे, ये रीज़न छोड़ देते हैं लिखना, ये गलत बात है। ये रीज़न नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर कटेंगे, थोड़े भी नहीं कटते। आप सोचें आधा नंबर कटें, ऐसा नहीं होता, पूरे क्वेश्चन काट देंगे, ध्यान देना इस चीज़ का। तो प्रॉपरली लिखना है, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में। अच्छा आज मेरी जो स्पीड थी, जो भी मैंने पढ़ाने की स्पीड थी, वो ठीक थी, ज़्यादा थी, कम थी, जैसी भी आपको लगी हो बताना, ताकि मैं थोड़ा सही कर पाऊँ ना। अगर आपको ज़्यादा लगा हो स्पीड तो हम कम करने स्लो कर लेंगे, अगर आपको स्लो लगी हो स्पीड तो हम फास्ट कर देंगे, है ना। स्लो तो थी नहीं, मुझे लग रहा है कि आज फास्ट थी स्पीड, तो बता जरूर देना। तो बस यही बातें थी। सो थैंक यू, आप ये 5 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। थैंक यू भाई।